बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 यानी कि बायो एनर्जेटिक्स में लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन वर्सेस एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, एरोबिक रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस होता है जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। और स्टूडेंट, ये एनर्जी को जनरेट करने के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा तरीका समझा जाता है। तो स्टूडेंट, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है कैसा प्रोसेस होता है? एक सेलुलर प्रोसेस होता है जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। और ये बहुत अच्छा तरीकेकार होता है जिसके थ्रू सेल्स क्या करते हैं? एनर्जी को जनरेट करते हैं। स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस होता है यानी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये यूकारियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ आकर होता है? यूकारियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सबसे पहली चीज, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट, एरोबिक रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन की जरूरत होती है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए और एनर्जी को जनरेट करने के लिए। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस होता है? स्टूडेंट, एक सेलुलर प्रोसेस होता है जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है और ये एनर्जी को जनरेट करने का बहुत अच्छा तरीकेकार है। अब ये कौन से सेल्स में होता है? यूकारियोटिक सेल्स में होता है। और यूकारियोटिक सेल्स में कहाँ होता है? यूकारियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। स्टूडेंट, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बारे में बात बताई जाए एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो स्टूडेंट, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है किस चीज के लिए? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए और एनर्जी को जनरेट करने के लिए। स्टूडेंट, एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी के बगैर भी वाकई हो सकता है। और स्टूडेंट, ये अगर बात की जाए एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो स्टूडेंट, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो मोर एफिशिएंट वे है एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ये लेस एफिशिएंट वे है एनर्जी को प्रोड्यूस करने का। स्टूडेंट, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एनारोबिक पाथवे को यूज करते हैं, एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको यूज करते हैं इस चीज को देखते हुए कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है या नहीं, यानी कि ऑक्सीजन की कितनी अवेलेबिलिटी है, उस बेस पे जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन पाथवेज को यूज करते हैं। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बात की जाए एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। स्टूडेंट, यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होती है वो किसके बेस पे होती है? वो अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे होती है, जो कि अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बेस पे होती है। अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं स्टूडेंट, उनकी बेस पे होती है। और ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस होता है? कैसा प्रोसेस होता है स्टूडेंट, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो सकता है। और अगर कंपेयर किया जाए एरोबिक और इनएरोबिक रेस्पिरेशन को स्टूडेंट, तो ये लेस एफिशिएंट वे है एनर्जी को प्रोड्यूस करने का। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एनारोबिक पाथवे को उस बेस पे यूज करते हैं कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है, इसकी बेस पे एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप की हो सकती है। स्टेजेस कौन कौन से होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान? ग्लाइकोलाइसिस होता है स्टूडेंट, ये इनिशियल स्टेप होता है जो कि साइटोप्लाज्म में आकर होता है। और इसके दौरान क्या होता है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन किस में होती है? पायरोवेट के दो मॉलिक्यूल में होती है। और इस ब्रेकडाउन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी और एनएडीएच प्रोड्यूस्ड होते हैं। स्टूडेंट, सिट्रिक एसिड साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि जो पायरोवेट होता है ट्रांसपोर्ट होता है। और ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ पे डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। और डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस परफॉर्म करने के बाद क्या करता है, क्या क्या प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है? एटीपी को, एनएडीएच को और एफएडीएच टू को। एफएडीएच टू क्या होता है? फ्लेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड।
स्टूडेंट स्टेजेस कौन कौन से हैं? 3 स्टेजेस होते हैं। पहला है ग्लाइकोलाइसिस। दिस इनिशियल स्टेप occurs in the cytoplasm and involves the breakdown of glucose into two molecules of pyruvate. A small amount of ATP and NADH are produced. Citric acid cycle और Krebs cycle में क्या होता है कि पायरोवेट ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पे डिफरेंट किस्म के रिएक्शन से गुजरता है और डिफरेंट किस्म के रिएक्शन से गुजर कर क्या करता है, जनरेट करता है एटीपी को, NADH को और FADH2 को। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है सबसे पहले। स्टूडेंट ये डिफरेंट किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होती है और कुछ एनिमल सेल्स में होती है। स्टूडेंट जो ग्लाइकोलाइसिस में पायरोवेट रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं Na पॉजिटिव को। और Na पॉजिटिव किस लिए यूज होता है? NAD पॉजिटिव जो होता है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए यूज होता है। स्टूडेंट ये जो प्रोसेस होता है ये इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी के दौरान यूज होता है। प्रोसेस अमल में आता है व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट। स्टूडेंट मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, किसकी एग्जांपल दी थी? एक्सरसाइज की एग्जांपल दी थी। स्टूडेंट एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखने के लिए मजीद ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन अगर मजीद ऑक्सीजन प्रोवाइड ना किया जा सके तो ऐसी सूरत में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है एनारोबिक पाथवेज को यूज करता है और इसके थ्रू वो अपनी एक्सरसाइज जारी रखता है। स्टूडेंट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि ये कहाँ होती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कुछ एनिमल सेल्स में होती है। ग्लाइकोलाइसिस से जो पायरोवेट हासिल होते हैं वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, जो कि NAD पॉजिटिव को रीजनरेट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू करने के लिए। स्टूडेंट ये जो प्रोसेस होता है इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी के दौरान कॉमन है, जहाँ पे आम है, जहाँ पे जो ऑक्सीजन सप्लाई इंसफिशिएंट होता है, ऑक्सीजन सप्लाई काफी नहीं होता। स्टूडेंट थर्ड स्टेप हमारा कौन सा था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था। थर्ड स्टेज हमारा एरोबिक स्टेज में कौन सा था? एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था। इसके दौरान क्या होता है स्टूडेंट, जो NADH2 और FADH2 हमारे पास प्रोड्यूस हो चुके हैं अर्लियर स्टेजेस में, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये कहाँ पे होती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वहाँ होती है। स्टूडेंट NADH2 और FADH2 कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? अर्लियर स्टेजेस में होते हैं, यानी कि हमारा क्रेब्स साइकिल हो गया, यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पे प्रोड्यूस होने के बाद क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। स्टूडेंट ये जो प्रोसेस होता है ये एटीपी की एक लार्ज अमाउंट को जनरेट करता है। कौन सा प्रोसेस? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एक एटीपी की एक लार्ज अमाउंट को प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोडक्शन की बात की जाए तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगी हाईली एफिशिएंट होती है एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। क्यों एफिशिएंट होती है स्टूडेंट? एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों इतनी एफिशिएंट होती है एनर्जी को प्रोड्यूस करने में? क्योंकि इसमें ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। क्यों होती है स्टूडेंट? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई एरोबिक रेस्पिरेशन इज हाईली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी, तो आप क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन इज हाईली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी ड्यू टू कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। स्टूडेंट लास्ट दूसरी चीज है कि ये जो एनर्जी ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को यूटिलाइज करती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को यूज करती है एटीपी की एक लार्ज अमाउंट को प्रोड्यूस करने के लिए। स्टूडेंट क्या होता है, किस चीज को यूज करती है एरोबिक रेस्पिरेशन? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को यूज करती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की यूटिलाइजेशन करके ये एटीपी की एक लार्ज अमाउंट, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट प्रोड्यूस करती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की हमारे पास दूसरी टाइप है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। स्टूडेंट ये ऐसी फर्मेंटेशन होती है, ये ऐसी रेस्पिरेशन होती है जो कि यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया में होती है। यहाँ पे जो पायरोवेट होते हैं वो इथाइल अल्कोहल और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट पायरोवेट किस में कन्वर्ट होते हैं? इथेनॉल में कन्वर्ट होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। और रीजनरेशन किसकी करते हैं? NAD पॉजिटिव की रीजनरेशन करते हैं ताकि ग्लाइकोलाइसिस
एनालिसिस का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रह सके। एनर्जी प्रोडक्शन कैसी होती है इसमें स्टूडेंट, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है अगर उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन से कंपेयर करें तो ये कम एफिशिएंट है, लेस एफिशिएंट है एनर्जी को प्रोड्यूस करने में स्टूडेंट, क्योंकि ये एटीपी एनर्जी की बहुत ही कम एनर्जी एटीपी की बहुत ही कम अमाउंट प्रोड्यूस करती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो एटीपी की बहुत ही कम अमाउंट प्रोड्यूस करती है। अगर हम इसे कंपेयर करें एरोबिक प्रोसेस और एक एनारोबिक प्रोसेस को कंपेयर करें स्टूडेंट, तो एक लेस एफिशिएंट वे कौन सा होगा, एनारोबिक प्रोसेस होगा, और मोर एफिशिएंट वे कौन सा होगा एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। आउटपुट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में स्टूडेंट, एरोबिक रेस्पिरेशन के जो इन प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और वाटर होते हैं, और स्टूडेंट यहाँ पे एटीपी की एक लार्ज अमाउंट भी प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट अगर एनर्जी की प्रोडक्शन की बात करें तो कितनी अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होती है, 36 to 38 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। कितने, 36 to 38 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं ग्लूकोज के हर मॉलिक्यूल पे। कितने, ग्लूकोज के हर मॉलिक्यूल पे एटीपी के कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, 36 to 38 मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट व्हाट आर द आउटपुट प्रोडक्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन, द इन प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर अलोंग विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी। एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस अ नेट गेन ऑफ अराउंड 36 to 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, पर मोल ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के आउटपुट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं स्टूडेंट, एनारोबिक रेस्पिरेशन के आउटपुट प्रोडक्ट इस बेस पे होंगे कि कौन सा पाथवे यूज हुआ है। स्टूडेंट डिफरेंट किस्म के पाथवेज होते हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में यूज होते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो इन प्रोडक्ट होंगे वो उस पाथवे की बेस पे होंगे जो उस प्रोसेस ने, जो कि उस प्रोसेस में यूज हुआ है, जो कि उन प्रोडक्ट को तोड़ने के लिए, उन प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए, उन प्रोडक्ट की कन्वर्जन के लिए यूज हुआ है, उस पाथवे की बेस पर इसके इन प्रोडक्ट सिलेक्ट किए जाएंगे। स्टूडेंट मोस्टली जो इन प्रोडक्ट होते हैं, आउटपुट प्रोडक्ट होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के, वो लैक्टिक एसिड या अल्कोहल होते हैं, और इनके साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी एनर्जी भी रिलीज होती है। इसके अलावा एनर्जी यील्ड की बात की जाए यानी कि एनर्जी प्रोटेक्शन की बात की जाए तो स्टूडेंट एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन को कंपेयर करने की बात आई है तो स्टूडेंट जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो मोर एफिशिएंट है। मोर एफिशिएंट होने का मतलब यह है कि वो एटीपी के ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगी, जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो एटीपी के कम मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगी। तो यही वजह होती है स्टूडेंट कि ग्लूकोज के हर मॉलिक्यूल के लिए एटीपी के कितने मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, यहाँ 2 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, जबकि वहां पे कितने हो रहे थे, 36 to 38 हो रहे थे। Student, in summary, the difference between aerobic and anaerobic respiration lies in the presence or absence of oxygen। यानी कि मेन डिफरेंस क्या है हमारे पास एरोबिक और इनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या, कि इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में मौजूदगी होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन मौजूद होता है प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता। स्टूडेंट जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हाईली एफिशिएंट होता है और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किसके थ्रू, ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन के थ्रू, जबकि स्टूडेंट अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये लेस एफिशिएंट होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है लेस एफिशिएंट होता है और इसमें डिफरेंट किस्म के पाथवेज यूज किए जाते हैं एनर्जी को जनरेट करने के लिए, जबकि स्टूडेंट जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें सिंपली ऑक्सीजन यूज होता है और इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस के थ्रू, इस ऑक्सीजन के थ्रू क्या किया जाता है, इस ऑक्सीजन के थ्रू क्या प्रोड्यूस किया जाता है, डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस, एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किए जाते हैं। और स्टूडेंट ये जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, ये जो डिफरेंट किस्म का काम हुआ है, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ है, इसके नतीजे में हमारे पास क्या बना है, एटीपी बना है। क्या बना है, एटीपी एक सेल एनर्जी करेंसी होती है स्टूडेंट, जो कि डिफरेंट किस्म के सेलुलर प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए यूज होती है। यानी कि स्टूडेंट अगर एटीपी की प्रोडक्शन में कोई भी मसला हो जाता है, जो सेल्स होते हैं वो कभी भी अपना जो फंक्शन है वो एफिशिएंट तरीके से, मोर एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट अगर आपसे समरी पूछी जाए बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन के, मोस्टली नहीं पूछी जाती, लेकिन स्टूडेंट अगर आप ये चीज लिखेंगे, अगर आपके पास डिफरेंस आ जाता है या आप
आपको एरोबिक रेस्पिरेशन और इनएरोबिक रेस्पिरेशन पे नोट आ जाता है, तो आप लास्ट में ये कंक्लूजन लिख लेते हैं, तो स्टूडेंट ये जो इसका इफेक्ट जो इसका इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और उसके ख्याल में ये चीज होगी कि ये जो स्टूडेंट ने जो जो चीज लिखी है उसने इसको कंक्लूड भी किया है, तो उसकी नजर में आपकी जो होगी, आपकी जो राइटिंग होगी, आपने जो लिखा होगा उसकी काफी वैल्यू होगी और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो स्टूडेंट इंप्रेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।